Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए बात कहां से निकली थी और ईरान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। दुनिया दो देशों में बंटती नजर आ रही है और यहां पर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी जानकारों के, राजदूतों के दो गुट आपको नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस जंग को भड़का कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं, जेलेंस्की भड़का रहे हैं, पुतिन भड़का रहे हैं, या फिर फ्रांस जिसका झंडा आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है? फ्रांस का रुख भी बहुत ज्यादा आक्रामक है। कौन भड़का रहा है इस जंग को? देखिए, मुझे लगता है कि फ्रांस यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो ये बात समझता है कि अगर यूक्रेन पे रशिया फतेह पाता है तो जो थ्रेट है वो बिल्कुल एकदम यूरोप के बॉर्डर पे आ जाएगी, और इसीलिए फ्रांस कहता है कि हम पोलैंड को क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे, क्योंकि फ्रांस एक मिलिट्री पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, यूएन सिक्योरिटी में परमानेंट मेंबर है, हर तरीके से, और वो अपने दम पे यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करता है। वहीं पर उन्होंने एक बात और कही, चीन को देखिए सचेत किया कि अगर चीन अगर नॉर्थ कोरियन सैनिकों को लड़ने से नहीं रोकेगा तो नाटो है, नाटो एशिया में भी पहुंच जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से नाटो के कॉन्टेक्स्ट में या यूरोपियन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस बहुत कॉन्शियस है। दूसरी बात जो है, फ्रांस चाहता क्या है? फ्रांस कहता है कि यूक्रेन में एक लॉन्ग लास्टिंग जस्ट पीस हो। जस्ट का मतलब है कि जो क्षेत्र रशिया ने, जो डोनबास रीजन है, जो लगभग 25% क्षेत्र जो ले रखा है, उसको भी वापस किया जाए। जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक पीस नहीं होगा। और अमेरिका जो दोहरा गेम खेल रहा था, देखिए पहली बात कि अमेरिका को के ट्रंप को यही नहीं पता कि डीप स्टेट क्या कर रहा है, और उन्होंने डीप स्टेट को डिसऑन भी कर दिया था। तो डीप स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट है रशिया में अभी रिसेंट अटैक में, ट्रंप को भी नहीं पता होगा, पहली बात। दूसरी बात कि फ्रांस अमेरिका पे भी विश्वास नहीं करता। जिस तरीके से डायरेक्ट डायलॉग ट्रंप करना चाहता था रशिया के साथ में, उसमें यूरोप भड़काने वाले कैंप में है या पीस कैंप में है? नहीं, फ्रांस पीस चाहता है, लेकिन अपनी यूरोपियन सिक्योरिटी के को इंश्योर करके जो इनसिक्योरिटी क्रिएट किया है रशिया ने। ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने फ्रांस के रुख को लेकर, और संजय जी के मुताबिक फ्रांस जो है वो पीस कैंप में। हालांकि किरदारों की यहां पर आपने समीर बात की थी, तो बता दें कि इस जंग के तीन अहम किरदार पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप, और इनकी भूमिका के बारे में यहां पर जान लीजिए, क्योंकि पुतिन ने फैसला किया है यूक्रेन पर आक्रमण का, जिससे इस महाजंग की शुरुआत हुई, और जेलेंस्की ने फैसला किया हमले के बाद बारूदी पलटवार का, जबकि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और उन्होंने कहा था 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। और इसी तरह एक्शन की बात करें तो पुतिन ने यूक्रेन के कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। समीर जी हां, और वहीं जेलेंस्की ने रूस के कुर्स समेत कई इलाकों पर बड़े हमले अंजाम दिए। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने की पहल की। इसी तरह पुतिन यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसकी हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए। इस मांग पर वो पूरी तरह से अडिग हैं। जेलेंस्की भी अडिग हैं कि यूक्रेन को नाटो में हर हाल में शामिल किया जाए। तो वहीं ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन में सीधी बात हो। इस बीच बड़ी खबरें यह है कि किस तरीके से रूस के स्कैंडर मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर हमले को लेकर एक खबर आई है, और यूक्रेन ने रूस के मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया है। इसी हमले में रूसी मिसाइल लॉन्चर में विस्फोट की यह तस्वीर देखिए। कीव पर हमले की तैयारी रूस कर रहा था। और यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सुमी इलाके में रूस ने यह अटैक किया है और यूक्रेनी पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया। और देखिए एक और अहम खबर, रोस्तोव में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन ने किया रूसी सेवा पर अटैक। रूसी सर्विसेज को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। ये हमले रोस्तोव में हुए हमले। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार सर, अब ये जंग और कितनी लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है? 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका के रुख में भी अब बहुत ही क्लियरली हमें नजर आ रहा है, लेकिन यूरोप चट्टान की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है। तो जंग खत्म कैसे होगी? जी देखिए, यूरोप की लिमिटेशंस हैं। यूरोप तो बिल्कुल चाहता है जो ये यूक्रेन के साथ रहे और रूस को रोक दिया जाए, परंतु ये इतना मुमकिन नहीं लगता है। परंतु अभी जो किया है यूक्रेन ने किया है, जिसे वो कहते हैं, ये रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट है, जो 7 दिसंबर 1941 में जो जापान ने किया था अमेरिका के ऊपर, वही
तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का पलटवार जी। अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, वैसा ही पलटवार अब रूस करने वाला है। परंतु अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेरे विचार से उनकी भूमिका ये होनी चाहिए, उसको वो प्रयास तो कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो दोनों तरफों को साइड एक साथ लाना चाहिए। परंतु कभी वो लगता है रूस का साथ ज्यादा दे रहे हैं, कभी लगता है थोड़ा बहुत यूक्रेन का साथ। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि 1941 में जो अमेरिका ने किया था जापान के हमले के बाद पर्ल हार्बर में, वैसा रूस कर सकता है। तो क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पुतिन के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाकर रखा हुआ है। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जो संयम बनाया है, क्योंकि उन्होंने, देखिए, यूक्रेन ने जो किया है, केवल वहां पर जो जंगी बेसिस हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। रूस पिछले 3 साल से जो हमला कर रहा है, चाहे वहां पर यूक्रेन के चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन डिपार्टमेंट, सभी के ऊपर वो हमला कर रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा जो ये रूस ने अपना संयम बनाया हुआ है, परंतु इसमें यकीनन इतना बड़ा हमला हुआ है, रूस को इतना ह्यूमिलिएट किया गया है, उसकी इतनी नाक कटी है पूरी दुनिया के सामने, तो उसको अपनी नाक को, साख को बचाने के तो लिए उसी आधार पर समीर मैं ये अगला सवाल भी कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको कजाकिस्तान का झंडा नजर आएगा, सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सैन्य सहयोग और समर्थन कजाकिस्तान जानता है रूस के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे रूस अगर इसी सहयोग के साथ बड़ा कदम उठाता है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, कजाकिस्तान की तरफ से रशिया को फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, नाइदर मिलिट्री ना इकोनॉमिक सैंक्शंस। कजाकिस्तान बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। कजाकिस्तान को लगता है कि जैसे 100 साल पहले होता था ना, ग्रेट गेम, अफगानिस्तान की तरफ ब्रिटिश जा रहे हैं और रशियंस आ रहे हैं, कजाकिस्तान को लगता है कि ज्योग्राफिकली वो उस सिचुएशन में इस समय। याद रखिए, फॉर्मर सोवियत यूनियन में रशिया के बाद कजाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एरिया है और सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं। कजाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ रहा है, इधर रशिया से उधर चाइना से। अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि अब आशंका रूस यूक्रेन युद्ध के एटमी जंग में तब्दील होने की जताई जा रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अशोक सज्जनहार जी ने भी किया। 5 संकेत इसके क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला संकेत है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव। दूसरा संकेत है रूस ने न्यूक्लियर यूनिट की ड्रिल की है। तीसरा संकेत है यूक्रेन को नाटो की बड़ी सैन्य मदद। चौथा संकेत युद्ध लंबा चलने से लगातार एटमी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। पांचवा संकेत है यूक्रेन के एयरबेस पर जो हमले हुए हैं उसका बहुत बड़ा बदला लेगा रूस। बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, निनाद जी क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इस कदर चाहत के बावजूद भी रूस अपने सैन्य मकसद को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी? देखिए, रूस एक हाथ अपने पीठ के पीछे बांध के लड़ रहा है, क्योंकि उसको अपनी क्षमता बचा के रखनी है कल अगर नेटो से लड़ाई होती है तो। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात, मेरे को लगता नहीं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर रहा, क्वाइट द रिवर्स, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े अच्छी तरह अचीव कर रहा है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि उनके पास है रशियन स्पीकिंग लोगों की, वो ब्रिटेन की पूरे साइज के बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी वो। लेकिन यूक्रेन भी तो घुस गया कुर्स के अंदर, उस वहां से भी उन्होंने वापस खदेड़ दिया है काफी। देखिए, इसमें जब तक हाई परफॉर्मेंस वेपन्स यूरोप और अमेरिका दे रहा है तब तक यूक्रेन लड़ सकता है। मुझको लगता है सवाल इस वक्त रशिया के ऊपर नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी ऊपर बढ़ी है इन 3 सालों में। तो मेरे को लगता है आप कोई भी पैरामीटर देखें तो रूस बढ़िया कर रहा है। रूस के पास, देखिए, किसी भी बॉक्सर के पास सिर्फ पंच नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बार कहा था, नेक जरूरी होती है, 2-4 पंच खाना भी जरूरी होता है जब आप बॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब ये 7वें 8वें राउंड में पहुंच गई है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बॉक्सिंग। और अब नॉकआउट मेरे ख्याल से अगले ही कॉर्नर पे हो सकता है। अब अपर कट रूस नतीजा नजदीक है, यानी निनाद जी ये कह रहे हैं सुरभि। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.